तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। ककोड़ा खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आमतौर तटीय क्षेत्रों में पालन सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है। वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी। साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसी रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं।
मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका ख़त्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना, जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों के तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि के जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकाल कर बेच दें, ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीने तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है, उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ककोड़ा, जिसे प्रदेश के किसान खेक्सा के नाम से भी जानते हैं, ये एक जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो इसकी खेती के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो से। किसान भाई नमस्कार। आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है। इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं। ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है जिसमें 9 से 10 कड़े बीज होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी होती है। ककोड़ा गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। ककोड़ा की खेती उन स्थानों पर सफलता पूर्वक होती है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होती है। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोइंग करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा के जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु उसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें फीमेल डालेंगे और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कंकोडा, इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि एक गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है। और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको जमीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रवर्धन उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं। इससे जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
नर के लिए याद रखिएगा कि कभी जब आप सोइंग करेंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब करीब फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर आ जाता है, उस फ्लावर को देखेंगे कि जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो जिस फ्लावर में अगर फल लगा हुआ नहीं फूल है तो उसको आप समझें कि ये नर है। नर को उस प्लांट को हटा दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगा दें, और जो जिसमें फल आ गया है आप उसमें तो फल लेना ही है, इसलिए उसको रहने दें। लेकिन जो नर वाला पौधा है उसको आप 70 से 75 दिन के बीच में उसको हटा दें। इस तरह से जो है हमको 1 हेक्टेयर में करीब करीब 23 से 23,000 के लगभग प्लांट हमको पीट मिल जाएंगे और प्लांट मिल जाएंगे। अगर 1 एकड़ का बोलें तो इसमें करीब करीब 1,000 हमको पीट मिल जाएगा और 1,000 प्लांट मिल जाएगा। ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है। एक बात और है कि आप एक इतना याद रखें कि ये जो टिश्यू कल्चर के हिसाब से मिलता है, ये RMD रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा अंबिकापुर में ये स्थित है। और वहाँ पर अभी जो है टिश्यू कल्चर्स के हिसाब से और उसके बाद में ये कंद होता है उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर इन सभी दोनों से भी, अगर कंद से भी कर रहे हैं या जिससे मतलब कि टिश्यू कल्चर से भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको मेल फीमेल का अंतर होना चाहिए। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब आपको फल मिल जाएगा। और करीब आपको जो है ये अभी बाजार में जो है करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे, आप बाजार में ले जाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में अगर खेती बाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ सह व्यवसाय को करना जरूरी है। और इन कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड पक्षियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लादा समस्तीपुर के डॉक्टर कुंदन कुमार से। जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी किसानों के द्वारा हम लोगों ने जो यहाँ पे करने की कोशिश की है, बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो विधि है उसके बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जो बैकयार्ड या जो घर के पीछे मुर्गी पालन की जो पद्धति है वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। और जो देश में 19 ब्रीड्स हमारे देश की हैं, नेटिव बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो देसी मुर्गियों की ब्रीड्स है, वो 19 ब्रीड्स हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन जब से ये
बैकयार्ड कुक्कुट पालन में एक चीज देखी जाती थी हमेशा कि उनके अंडे देने की क्षमता ज्यादा नहीं होती थी, 70 से 80। यद्यपि उनकी जो लागत है, रख रखाव की जो लागत है, वो काफी कम होती थी, परंतु उनके अंडे देने की क्षमता 70 से 80 ही होती है प्रतिवर्ष। और जो उनका मैच्योर बॉडी वेट है, जिनको हम शारीरिक भार कहते हैं, जो मांस के उत्पादन में जो हमें मिलता है, वो काफी कम देखा जाता था। इसीलिए कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज का वो किया गया। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। जैसे कि ग्राम प्रिया हो गई या वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गए, ये सब इम्प्रूव वेराइटीज को भी आजकल बैकयार्ड कुक्कुट पालन में लिया जाता है। तो इसमें फायदा ये है, हम लोगों की ये खासकर बिहार के परिदृश्य में हम लोगों ने देखा है कि जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज का हम लोगों ने जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन किया है, वहाँ पे किसान काफी मात्रा में जो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो उनका रख रखाव का से जो उत्पादन उनकी क्षमता है या जो उनका प्रतिफल है, जो उनका फायदा है किसानों का, वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की, इनके अंडे देने की क्षमता काफी अच्छी देखी गई है। लगभग 100 से 120, 130 अंडे भी देने की क्षमता इनकी रहती है। यद्यपि जो इस परिदृश्य में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि लगभग 90-100 अंडे तो मिल ही जाते हैं किसान को। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। तो ये जो इम्प्रूव वेराइटीज हैं, इनका जो मैच्योर बॉडी वेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। 2.5 से 3 किलो जो इनका मैच्योर बॉडी वेट है या मार्केटिंग बॉडी वेट है, वो भी काफी अच्छा देखा गया है। तो ये जो नस्लें हैं, जो इम्प्रूव वेराइटीज हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, इनको जब हम लोगों ने, खासकर हम लोगों ने यहाँ पे वनराजा का इंट्रोडक्शन किया है अपने एरियाज में, जिसकी अंडे देने की क्षमता और मांस उत्पादन की जो क्षमता है वो भी काफी अच्छी है। तो वनराजा 6 से 7 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है और इसका एक जो मतलब पूरा साइकिल है, उसमें लगभग 100 अंडे मिलने की मतलब किसान को वो रहती है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, उसमें अगर किसान शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब उसमें 3 ही चीज मेन है। कभी भी किसी भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग का मेन खर्चा उसके दाना या उसके भोजन प्रबंधन पे आता है। तो अगर उसका भोजन प्रबंधन और उसका शुरुआती ब्रूडिंग मैनेजमेंट सही किया जाए, तो हम देखते हैं कि किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शुरुआती ब्रूडिंग प्रबंधन में उसके टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले वीक में, और प्रति वीक उसको 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाते जाना रहता है। 6 हफ्ते के बाद ब्रूडिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है इन जो देसी चिकन्स हैं उनको। और जो उनका फीडिंग मैनेजमेंट है, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट और पोषण प्रबंधन, ये 3 ऐसे आयाम हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के, जिनका हमें विशेषता ध्यान रखना होता है, या जो हम बताते हैं किसानों को उसका विशेषता ध्यान रखने के लिए। इनको अगर हम लगभग 50-60 ग्राम 80 ग्राम दाना प्रतिदिन दें और उसको आसपास के वातावरण में चरने के लिए छोड़ दें, तो ये उनके लिए काफ़ी मतलब अनुकूल स्थिति रहती है। इनसे उच्च उत्पादन वाला या उच्च उत्पादन मांस और उच्च क्वालिटी का मांस बनाने में की ये क्षमता रखते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेलम, जिला मधुबनी के दयाशंकर ने। आपने मखाना की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मखाना की रोपाई हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट तालाब में बीज छिड़क देते हैं ताकि, और इसी तरीके से उसमें हो जाता है मखाना।
और उसमें कुछ करना नहीं रहता है। दूसरा, हम खेत में भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं। तो खेत में हमको सुनिश्चित करना है कि 2 से 3 फीट पानी हमेशा बना रहे, तब हम उसमें रोपाई कर सकते हैं। ऐसा खेत चुनिए जहाँ पे पानी की दिक्कत ना हो। मखाना अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मखाना की खेती सबसे अधिक भारत में होती है। भारत की बात की जाए तो बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है। ये पौष्टिकता से भरपूर फल है। इसका उपयोग मिठाई, नमकीन और खीर बनाने में भी किया जाता है। मखाना उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्म मौसम और पानी इस मखाना की फसल को उगाने के लिए बेहद जरूरी है। मखाना की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलाशयों, तालाबों और निचली जमीन में रुके हुए पानी में इसकी अच्छी उपज होती है। निचली भूमि जिसमें धान की खेती होती है, वहां मखाने का अच्छा उत्पादन होता है। मखाना तालाब या पोखर की मिट्टी में उगाया जाता है। पहले तालाब या पोखर की पूरी तरह से सफाई की जाती है, फिर बीजों का छिड़काव किया जाता है। जिस पोखर में एक बार मखाना उगाया जा चुका है, उसमें दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली फसल से नए पौधे उग आते हैं। और सबसे अच्छा प्रभेद है अभी ICR इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप है, स्वर्ण वैदेही। उसका चयन कीजिए। उसमें क्या होता है कि वो दोनों जगह पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तालाब में भी और खेत में भी, दोनों जगह अच्छा परफॉर्मेंस देता है और उसका उपज भी बहुत अच्छा है। एक बात और किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम इसका खेत की तैयारी करें तो अच्छी तरीके से हम मिट्टी जांच करवा लें। अगर और दूसरा, हमारे पास पोषक तत्वों की मात्रा अगर कम हो तो उसमें हम कम से कम पर एकड़ में 10 टन वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें। और रोपाई के समय हमको NPK तीनों हमको लगभग 40 kg नाइट्रोजन और 24 kg फास्फोरस और 16 kg पोटेशियम ये अप्लाई करना है हमको प्लांटिंग के टाइम पे, ताकि हमारी फसल जो है अच्छे से तैयार हो सके। फील्ड प्रिपरेशन से पहले हम अगर कोई ग्रीन मैन्योरिंग या दलहन वाली फसल उगाकर उसमें जुताई के टाइम पे उसी में जुताई कर दें। रोपाई के समय तालाबों में किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती, बस तालाब में उग रहे जलीय खरपतवारों को निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप खेत में मखाना रोपना चाहते हैं तो धान की खेत के समान ही खेत की तैयारी करें। और इसमें प्लांट से प्लांट और रो टू रो दूरी हमेशा 1 से 1.5 मीटर बना के रखें, चाहे आप खेत में लगाएं या चाहे आप तालाब में लगाएं। तो इसके लिए इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमको नर्सरी थोड़ा ज़्यादा उगाना है। अगर कभी हमको गैप फिलिंग करना पड़े तो उसी से हम गैप फिलिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।